दोस्तों ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका गुनाह कुछ भी नहीं था और उसको किसी ने जान से मार दिया। उसका परिवार सालों तक इंसाफ के लिए लड़ता रहा। अब उसे कभी इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये तो हमें इस कहानी को जानने के बाद ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम सबरीना नाम की लड़की को देखते हैं। सबरीना को किसी की कॉल आती है और वो बताता है कि आपकी बहन जेसिका का किसी ने खून कर दिया है। सबरीना ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो सीधा हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ वो सबसे पूछने लग जाती है कि ये कैसे हो गया। तभी वहाँ पर विक्रम नाम का लड़का उसे बताता है कि मैं और जेसिका एक बार में बारटेंडर बन के काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर 3 लड़के आए जो शराब के नशे में धुत थे और वो तीनों शराब की डिमांड करने लगे, लेकिन सारी ड्रिंक्स खत्म हो चुकी थी। इसलिए जेसिका ने कहा कि ड्रिंक्स सारी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो तीनों लड़के जिद करने लगे और वो लोग एक्स्ट्रा पैसे भी देने लगे। लेकिन जेसिका का अब भी वही जवाब था कि ड्रिंक्स खत्म हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्हीं 3 लड़कों में से मनीष नाम का लड़का जेसिका के ऊपर बंदूक तान देता है और वो फिर से डिमांड करने लगा। इसके बाद मनीष ने हवा में गोली चला दी। जेसिका जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ड्रिंक्स खत्म हो चुकी है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा। और इस बात से मनीष ने उसके सिर पर गोली मार दी। सबरीना ये बात सुनकर हैरान थी कि इतनी सी बात पर उसकी बहन की किसी ने जान ले ली। और यहाँ हम बता दें कि जेसिका एक मॉडल थी और वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। वो एक बारटेंडर भी थी और उसे दुबई में असिस्टेंट की जॉब भी मिल गई थी और वो एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। अब जेसिका का सारा परिवार हॉस्पिटल में आ चुका था और वो सभी अब जेसिका को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने लगे थे क्योंकि उसकी सर्जरी होनी थी। लेकिन अफसोस कि जेसिका की रास्ते में ही मौत हो जाती है। और यहाँ हमें मनीष के पिता को दिखाया जाता है जो एक बड़ा मंत्री है। उसके पिता के पास बहुत पैसा और पावर है। मनीष के फादर ने उसे अंडरग्राउंड कर रखा था और उसे सब कुछ पता था कि उसके बेटे ने क्या किया है। और अगली सीन में हमें मीरा नाम की पत्रकार को दिखाया जाता है। मीरा एक निडर लड़की थी और वो असली खबर को लोगों तक पहुंचाने की हिम्मत रखती है। उसने जेसिका के खून की खबर न्यूज़पेपर पर पढ़ी, लेकिन ये खबर देखकर उसे बिल्कुल सीधा सिंपल सा मामला लगा कि कातिल कौन है ये तो सब जानते हैं और उसे सजा तो मिल ही जाएगी। इसलिए मीरा को इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सबरीना अपनी बहन के जाने से बहुत उदास थी। उसे अपनी बहन की हर एक बात याद आ रही थी। उसकी बहन के कुछ सपने थे, लेकिन जेसिका के साथ उसके सपने भी चले गए। और यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस ने मनीष को पकड़ लिया है। सभी जगहों पर यही न्यूज़ चल रही थी क्योंकि वो एक बड़े मंत्री का बेटा है। अब इंस्पेक्टर मनीष से पूछताछ करते हैं। इस पर मनीष कहता है कि मुझे उस दिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैं उस लड़की को 1000 रुपए एक्स्ट्रा भी दे रहा था, तब भी उस लड़की ने मुझे ड्रिंक्स देने से मना कर दिया। और मनीष ने उसे किस तरह से मारा, उसकी बंदूक कहाँ गई, वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। वो बताता है कि मैं उस लड़की के सिर के 2 इंच दूर गोली मारना चाहता था, लेकिन गोली उसके सिर में लग गई। और उसने पुलिस को ये भी बताया कि मैं एक पावर वाला चश्मा लगाता हूँ जो मैंने उस दिन नहीं लगाया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। और फिर पुलिस मनीष के 2 और दोस्तों को भी पकड़ लेती है, जिनमें से एक विशाल था, वो भी एक बड़े मंत्री का बेटा था, और दूसरा लकी सिंह जो MBA स्टूडेंट था। जैसा मनीष ने बताया था उसके मुताबिक पुलिस को वो गोलियों के कारतूस मिल जाते हैं। एक गोली जो उसने हवा में चलाई थी और दूसरी गोली जेसिका को लगी थी। इंस्पेक्टर एन के सबरीना को बताते हैं उस रात उस बार में 300 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन वहां से सिर्फ 7 लोग ही गवाही देने के लिए तैयार हैं। सब लोगों ने अपना अपना बहाना बनाकर कि मैं यहाँ नहीं था, मैंने कुछ नहीं देखा, यही सब कहकर निकल गए। और खून होते हुए किसने देखा है, सिर्फ 7 लोग कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हैं। जेसिका का दोस्त विक्रम जो उसके साथ काम करता था, वो भी कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार था। यहाँ सबरीना उस बार के वॉचमैन के पास जाती है, लेकिन वो कहता है कि मेरा एक परिवार है, मैं ये गवाही नहीं दे सकता, और जिसने ये खून किया है वो एक बड़े मंत्री का बेटा है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। और फिर सबरीना एक दूसरे आदमी के पास जाती है जो उस दिन बार में मौजूद था। वो आदमी बिल्कुल जोश में था, लेकिन कहता है कि इस काम के लिए मैं पैसे लूंगा, इसलिए जेसिका उसे पैसे दे देती है।
और यहाँ वकील कहते हैं कि विक्रम ही जेसिका के मर्डर का मेन विटनेस है। यदि उसने गवाही दे दी तो मनीष को सजा हो जाएगी। फिर सबरीना रात को विक्रम को कॉल करती है, लेकिन वो भी इस केस से धीरे धीरे पीछे हटने लगा था। पता नहीं उसके मन में क्या डर था, जबकि उसी ने ही मनीष के खिलाफ कंप्लेन की थी। अगले दिन सबरीना विक्रम के घर जाती है, लेकिन उसका वॉचमैन उसे अंदर नहीं जाने देता और वो कहता है कि विक्रम घर पर नहीं है। जेसिका जब घर आती है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि मनीष के माता पिता यहाँ आए थे जेसिका की मौत पर दुख जताने। इस पर सबरीना अपने पिता को गुस्सा करने लग जाती है। वो कहती है कि वही आदमी दूसरी तरफ लोगों को पैसे दे रहा है कि वो कोर्ट में गवाही न दे, और दूसरी तरफ वो जेसिका की मौत पर दुख जता रहा है। ऐसी हमदर्दी हमें नहीं चाहिए। और अगले सीन में इंस्पेक्टर एन के सबरीना को बताते हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। किसी ने बंदूक से निकली हुई एक गोली को बदल दिया है और अब ये प्रूफ किया जाएगा कि वो 2 गोलियां अलग अलग बंदूकों से निकली है। वो बताता है कि मैंने मनीष के पिता से 70 लाख रुपए लिए थे, सिर्फ इसलिए कि मनीष पर कोई हाथ न उठाए। लेकिन इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो सब खाते हैं, लेकिन फर्क ये है कि पैसा किस लिए ले रहे हैं। और यहाँ जो आदमी गवाही देने के लिए तैयार था वो सबरीना को बताता है कि मनीष के पिता ने विक्रम को 1 करोड़ रुपए दिए हैं और विक्रम अभी एक होटल में ठहरा हुआ है। और मुझसे भी पैसों के लिए पूछा गया था, लेकिन मैं इस बात के लिए साफ साफ मना कर दिया क्योंकि मैं सच के साथ हूँ। वहाँ से जेसिका उसी होटल में जाती है और वहाँ से उसे पता चलता है कि विक्रम यहाँ पर ठहरा था। अब सबरीना को सब कुछ साफ साफ पता चल चुका था कि वो मंत्री अपने पैसों की ताकत से सबको खरीद रहा है। अब सुनवाई का दिन आ जाता है। मनीष का वकील सबको गुमराह करने में लगा था। उसका यही कहना था कि वहाँ सब लोग नशे में थे, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता। उन लोगों ने किसी और को गोली चलाते हुए देखा होगा। और फिर जेसिका की दोस्त नैना वो गवाही देती है कि मनीष उस रात उस बार में मौजूद था और सबरीना से जिस आदमी ने पैसे लिए थे वो अचानक बदल जाता है और वही जेसिका के खिलाफ गवाही देने लग जाता है। वो कहता है कि उस रात मनीष दिल्ली में था ही नहीं, वो अपने गाँव गया था। और फिर वहाँ पर विक्रम भी आ जाता है। दरअसल विक्रम जेसिका की तरफ से नहीं बल्कि मनीष की तरफ से आया था, क्योंकि उसने अब पैसे चुकाए थे। विक्रम से उस रात के बारे में पूछा जाता है। वो वकील हिंदी में बात करता है, लेकिन विक्रम कहता है कि आप मुझसे इंग्लिश में बात करिए, मुझे इंग्लिश आती है। इस पर सबरीना हैरान रह जाती है। वो सोचती है ये कितना बड़ा झूठा है। फिर वकील उसे इंग्लिश में बात करते हैं। वो पूछते हैं कि उस रात तुमने क्या देखा? तो विक्रम कहता है कि उस रात मैं जेसिका के साथ ही था। जिस बंदे ने गोली चलाई थी वो मनीष तो बिल्कुल ही नहीं था। उस बंदे की हाइट बहुत छोटी थी और यहाँ पर वो 2 गोलियों के कारतूस भी दिखाए जाते हैं जो अलग अलग बंदूकों से निकले थे। अब सबरीना को सब लोगों ने धोखा दे दिया था। उसके पास कोई गवाह नहीं था। जिन लोगों ने गवाही देने के वादे भी किए थे वो एन टाइम पर मुकर गए थे। और इंस्पेक्टर एन के भी अब सबरीना से मिलना बंद कर देते हैं। वो इसलिए कि उन्हें लगता है कि इस केस का कुछ नहीं हो सकता। इस तरह वक्त बीतता जाता है। जेसिका के केस को तारीख पर तारीख मिलती जा रही थी। इस तरह 8 साल बीत जाते हैं और ये केस अभी भी चल रहा था। और एक दिन मीरा अखबार में जेसिका की खबर पढ़ती है और वो देखती है कि अभी तक जेसिका का केस चल रहा है, मतलब उसे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कुछ सालों पहले उसे लगा था कि ये केस बिल्कुल सीधा सिंपल है, लेकिन उसकी सोच गलत साबित हुई और अब वो सोचने लग जाती है कि सब कुछ सामने होते हुए भी गुनहगार को सजा क्यों नहीं मिली। अब कोर्ट का फैसला भी आ चुका था। उन तीनों को बेगुनाह साबित कर दिया गया था और फिर वो तीनों बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इस फैसले से जेसिका के परिवार की जो सालों से थोड़ी सी उम्मीद बची हुई थी वो भी पूरी तरह टूट चुकी थी। और जब एक दिन सबरीना अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। सबरीना अपनी माँ को फौरन ही अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। उन्होंने पहले ही दम तोड़ दिया था। दरअसल उसकी माँ को अपनी बेटी को इंसाफ ना मिलने की वजह से वो सदमा ये बर्दाश्त न कर सकी। सबरीना की माँ के चले जाने के बाद उसके पिता की भी तबीयत खराब होने लग जाती है। फिर सबरीना अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। सबरीना अब पूरी तरह से टूट चुकी थी
उसने कितने साल अपनी बहन का केस लड़ा, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। और यहाँ मीरा फैसला करती है कि वो जेसिका को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। और अब विक्रम एक एक्टर बन चुका था। मीरा उसके पास 2 लड़कियों को भेजती है, उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर बनाकर, और वो लड़कियां विक्रम को हॉलीवुड में काम दिलाने का लालच देती हैं। वो लड़की जेसिका के बारे में भी विक्रम से बात घुमाकर पूछने लग जाती है। इस पर विक्रम कहता है कि सबको पता है कि जेसिका को किसने मारा था। वो लड़की कहती है कि उस वक्त तो आप भी वहाँ पर मौजूद थे, तो आपने सच्चाई किसी को क्यों नहीं बताई। इस पर विक्रम कहता है कि 1 करोड़ और 1 गोली में से आप किसको चुनेंगी। इसे साफ पता चल चुका था कि विक्रम ने कोर्ट में झूठ बोला था और उसे मारने की धमकी दी गई थी, इसलिए उसने 1 करोड़ लेकर अपना मुंह बंद कर लिया। वो लड़की विक्रम से हिंदी में बात करती है ताकि ये प्रूफ हो जाए कि विक्रम को बहुत अच्छी तरह से हिंदी आती है। उन लोगों ने एक हिडन कैमरा भी लगाया था और ये सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। मीरा सबरीना से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सबरीना किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वो हर एक इंसान से नफरत करने लग गई थी। उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। और फिर मीरा सबरीना की आवाज में उस वॉचमैन से भी बात करती है जो उस रात बार के बाहर मौजूद था। वॉचमैन उसे सब कुछ बताता है। वो उस रात के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि उसका मुंह किसने बंद कराया था। अब मीरा को बहुत सारे प्रूफ मिल चुके थे और वो ये सारे प्रूफ, सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वो अपने चैनल पर चला देती है। जेसिका की खून की सच्चाई सबको धीरे धीरे पता चलने लगी थी। इंस्पेक्टर एन के भी चाहता था कि जेसिका को इंसाफ मिले, पर वो उन मंत्रियों से डरता था। लेकिन वो हिम्मत करके मीरा को मनीष के स्टेटमेंट भेज देता है जिसमें उसने खुद ही अपना गुनाह कबूल किया था। मीरा को किसी का डर नहीं था। वो एक निडर लड़की थी और वो सारे सबूत इकट्ठे करके अपने चैनल पर दिखाने लग जाती है। लोगों के अंदर धीरे धीरे जेसिका को इंसाफ दिलाने और उसका साथ देने की इच्छा जागने लगी थी। धीरे धीरे संगठन बनने लगे थे और लोग जेसिका के लिए सड़कों पर उतरने लगे। और फिर उस मंत्री को भी उसकी पार्टी से हटा दिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी का नाम बदनाम हो रहा था। सब लोग जेसिका के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सबरीना लोगों से दूर भाग रही थी। वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी। लोग रात को जेसिका के लिए कैंडल मार्च भी निकालते हैं। फिर मीरा सीधा सबरीना के घर चली जाती है और वो गुस्से से सबरीना को बोलती है कि सब लोग जेसिका को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम उसकी बहन होकर भी घर में छुपकर बैठी हो, आखिर क्यों? सबरीना कहती है कि जो कुछ भी तुमने चैनल पर दिखाया वो सब कुछ मैं जानती हूँ। मैं यही सब तो लोगों के सामने कितने सालों से चिल्ला चिल्ला कर यही तो कह रही थी। लोगों से मैं इंसाफ मांग रही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पहले मैंने अपनी बहन को खो दिया और फिर माँ को, और मेरे पिता अस्पताल में हैं। अब मैं अकेली हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी सारी उम्र जेसिका को इंसाफ दिलाने में निकल गई। मैं भी जीना चाहती हूँ, मेरा भी कोई परिवार हो, लेकिन मैं नहीं जी सकती। और पहले भी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा, तुम भी पीछे हट जाओ। इस पर मीरा कहती है कि मेरे पास लाखों लोगों के जेसिका के लिए मैसेज आ रहे हैं और ये सारे मैसेज राष्ट्रपति के पास जाएंगे। नेताओं और पुलिस में दबाव बन रहा है। मैं तुमसे वादा करती हूँ जेसिका को इंसाफ जरूर मिलेगा। यदि मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन है तो रात को कैंडल मार्च पर जरूर आना। ये कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। सबरीना जेसिका की फोटो की तरफ देखती है और उसे एक सीन याद आता है जब वो जेसिका के साथ मार्केट जा रही थी तो कुछ लड़कों ने उन्हें छेड़ा था। सबरीना बहुत सीधी सादी थी, लेकिन जेसिका किसी से भी लड़ जाती थी और वो उसी वक्त उस लड़के को मारने लग जाती है। सबरीना उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका कहती है कि आज इन लोगों ने हमें छेड़ा है और कल ये हमारा बलात्कार करेंगे। ये दिल्ली है, इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए सबरीना सोचती है कि आज मेरी जगह पर मेरी बहन जेसिका होती तो वो जरूर लड़ती, और इसलिए उसके मन में भी फिर से एक हौसला जाग जाता है। और फिर कैंडल मार्च की गूंज पीएम से राष्ट्रपति तक पहुंच जाती है और ये सारी खबर विक्रम घर पर बैठा देख रहा था।
वो भी इस केस में साथ देना चाहता था, लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि वो उनके सामने भी नहीं जाना चाहता था। उसके मन में एक गिल्ट था, एक शर्मिंदगी थी। फिर सबरीना जेसिका की कब्र के पास बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर मीरा आती है और उससे कहती है जो लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील डाली थी वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है और ये केस फास्ट टैग भी कर दिया गया है। अब तुम जीत चुकी हो। ये सुनकर सबरीना खुशी से रोने लग जाती है और फिर सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मनीष को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उसके दोनों दोस्त विशाल और लकी को 4 साल की सजा सुनाई जाती है। और इस तरह इतने सालों के बाद जेसिका को इंसाफ मिल जाता है। ये घटना सन 1999 29 अप्रैल की रात को दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में घटित हुई थी और जो कातिल था वो हरियाणा के जाने माने मंत्री का बेटा था। हमारे देश में इंसाफ मिलने में बहुत देरी हो जाती है। पीड़िता का परिवार इंसाफ की उम्मीद में उनकी उम्रें बीत जाती हैं। एक सीधा साधा सिंपल केस भी सालों तक चलता रहता है और गुनहगार को ये यकीन भी होता है कि वो आसानी से बच जाएंगे। और होता भी यही है, किसी को इंसाफ मिल जाता है और किसी को नहीं। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।